संतप्त मानस शांत हों जिनके गुणों के गान में, बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। आधा घंटा मुझे बोलना है। क्यों राजेश जी, आधा घंटा? ऐसा है कि इनके पास काटने के लिए सिर्फ व्याख्यान ही होता है। शुरुआत की थी कि आधा घंटा बोलना, फिर कान में बोल दी 15-20 मिनट बोलना, फिर 10 मिनट पर्ची पकड़ा देंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट विषय है जिस पे मुझे बात करनी है। और ज्ञानचंद जी ने अभी मुझे अधिकार दे दिया है हम सबको कि आपको कोई भी सलाह देनी हो तो आप दे सकते हो। तो मेरी सलाह ये है कि 10 लक्षण पर्व में ज्ञान के काम की चीज को कट ना करें, बाकी सब चीजों को कट कर दें, क्योंकि ये 10 लक्षण हैं और इसमें ये हम आराधना के पर्व हैं, ये कार्यक्रमों के पर्व नहीं है। पर कार्यक्रम होने चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, जिससे लोगों को रुचि लगे। पर वे कार्यक्रम भी ऐसे होने चाहिए जिससे आराधना हो सके। कहीं धीरे धीरे परंपराएं ऐसी ना हो जाएं कि कार्यक्रम तो हो गए और ज्ञान की बातें लुप्त हो गई। आज 2 लोगों की बहुत बड़ी कमियां दिखाई दे रही है। एक तो छोटे दादा हमारे बीच में नहीं हैं, बड़े दादा तो 3-4 साल पहले चले गए, और दूसरे महेंद्र कुमार जी साहब। मैं विजुलाइज कर रहा था, वे यहाँ होते, वे खड़े होते, वे बैठे होते, वे बात कर रहे होते। लेकिन हमारी ये जिम्मेदारी बनती है धीरे धीरे करके हम उस परंपरा को लुप्त ना होने दें, वरना थोड़े दिन बाद हम और आप भी चले जाएंगे तो फिर वही रह जाएगा और बाकी ज्ञान की बातें खत्म हो जाएंगी। और मैं बात ज्ञानचंद जी से कह रहा हूं कि ज्ञान की बातें लुप्त ना हो, ये बहुत जरूरी बात है। आपको आवाज ठीक आ रही है मेरी पीछे? चलो, थैंक यू। ये आराधना के पर्व हैं। 10 लक्षण धर्म आराधना का है। अभी हम उन लोगों को यहां पर हम उनका क्या सम्मान करेंगे जिनने उपवास किए? क्या हम सम्मान कर सकते? और हमारी शक्ति क्या है सम्मान करने की? एक माला पहना देंगे, एक मोमेंटो दे दोगे, फोटो खिंच जाएगी। लेकिन उनने जो अपने परिणाम विशुद्ध किए, कोमल परिणाम किए, 10 दिन की जो आराधना करी, वो सबसे बड़ी उनका कमाई है, या वो उनने सबसे महान काम किया है। कोई ये माला पहनाने के लिए, पहनने के लिए, टीका लगाने के लिए, फोटो खिंचाने के लिए थोड़ी उन्होंने तपस्या की है। वो असली काम है, वो असली बात है कि जो हमने 10 दिन में आराधना की। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, थोड़ी कठोर बात है भाई साहब, कि आलोक जी ये 10 दिन गए, हमारे जीवन में कोई थोड़ा सा परिवर्तन आया, या ये वैसे ही चले गए जैसे 355 दिन जाते थे? और जितने 17 साल से जा रहे हैं, निर्मल जी कितने के हो गए आप? कितने साल के हो गए? 70 प्लस हो गए। बताने में शर्म आ रही है, 70 प्लस, 72 नहीं बोलते बन रही। तो 70 साल से जैसे 10 लक्षण हमारे बने, ये भी वैसे ही गए या कुछ परिवर्तन हुआ? आता तो अच्छी बात है, अच्छा है आया। तो ये 10 दिन में कुछ नया हुआ कि नहीं? कुछ परिणामों में कोमलता आई कि नहीं? कुछ परिणामों में विशुद्धि हुई कि नहीं? कुछ हमने अपने आप में कुछ चेंज किया कि नहीं? सुरेंद्र जी, ये 10 लक्षण महापर्व आराधना का पर्व है। ये पर्व आराधना का, राजकुमार जी, ये पर्व त्याग का है। ये पर्व सेलिब्रेशन का नहीं है। हमने पहले दिन चर्चा करी उत्तम क्षमा की, सुनी ना उत्तम क्षमा की अशोक जी चर्चा? तो क्या है कि आत्मा क्षमा स्वभावी है, और क्षमा स्वभावी आत्मा के आश्रय से जो क्रोधाधिक विकार पैदा होते हैं, हमें उन पर विजय प्राप्त करनी है। ये 10 लक्षण है। फिर मान कैसा है, फिर माया, फिर ये सब आपने 10 दिन तक करे, और उसके बाद 10वें दिन हमने सबने पूजा करी कि ध्यानत धर्म 10 पेड़ी चढ़ के शिव महल में क्या किया 10 दिन? कि ध्यानराज जी कह रहे सबने पूजा करी, जो जो से की, साजों के साथ करी, नाच नाच के करी। और क्या कही? भगवान की साक्षी में कि हे भगवान, हमने ये 10 धर्मों की सीढ़ी को चढ़ के अब हम शिव महल में, मोक्ष में पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। मेरे परिणाम उतने पवित्र हो गए हैं।
ये तो प्रतिज्ञा भगवान के सामने करके आए हो। ये सुरेन जी को शर्म आ रही कि मैं ये बोलाया क्या भगवान के सामने। उनको लगा अच्छा ऐसा बोल दिया हमने, ऐसे ही बोला है। पूजा में पढ़ा ना, ध्यानत धर्म 10 पेड़ी चढ़ के शिव महल में पग धरा। क्या मतलब है? क्या भैया नरपत्या जी बताओ, विचार आया? क्यों? क्योंकि उत्तम क्षमा आदि मार्दव आदि धर्म हुए, वे सत्य स्व संयम हुआ, और ब्रह्मचर्य का मतलब अपनी आत्मा की लीनता। तो आत्मा की लीनता के बाद बचा क्या? मुझे सम्यक की प्राप्ति हो गई, और मैंने शिव महल में मोक्ष रूपी महल की प्रथम सीढ़ी पे पैर रख दिया है। ये पवित्रता खुली या नहीं यार? वो आया और मन गया और निपट गया, और आज अंतिम दिन है, अब थोड़ी जल्दी सलटाओ वरना हम लोगों को जल्दी जाना है। प्लानिंग करनी पड़ती है आयोजकों को। बेचारा मनीष बोला कि भाई साहब पहले आपका रख देते हैं, नहीं तो पहले अगर सम्मान कर दिया तो कोई रुकेगा नहीं आपको सुनने। मैंने कहा देखो यार, मुझे सुनवाने के लिए भी ऐसे अरेंजमेंट करने पड़ते हैं कि उनको होल्ड कर लो, इनको सुनवा लो मजबूरी में, है? फॉर्मेलिटी हो गई है सब। महेंद्र कुमार जी साहब की कुर्सी खाली हो गई है, एक दिन हमारी कुर्सी भी खाली हो जाएगी, और ये सब लोग 2 शब्द हमारे भी बोल देंगे, उसके बाद खत्म। पर हम कहां जाएंगे ये हमने विचार किया है? कभी नहीं किया। उसके बाद क्या होगा ये हमने कभी सोचा नहीं सोचा। हमारे परिणामों का क्या होगा हमने कभी सोचा नहीं सोचा। आज की रात से 3 प्रश्न पूछ लेना अपने आप से कि मैं कौन हूं, कहां से आया था मैं, और अब जाऊंगा कहां। इन 3 प्रश्नों का ये होमवर्क है आज का। मैं बंबई में तो रोज होमवर्क देता था शाम को। अब आप लोग तो होमवर्क लोगे नहीं, क्योंकि बड़े लोग हो, महान लोग हो आप सब। मैं आप सबकी गोदियों में खेला हूं, आपके सामने खेला हूं, तो आप तो मेरी कैसे मानोगे? भी दूर वाले थे तो उनने मान ली, घर वाले थोड़ी मानते हैं। मैं तो बापू नगर का बच्चा हूं, आपका बच्चा हूं, आप थोड़ी मेरी मानोगे। उमराव मलजी साहब हमारे सर्वोत्कृष्ट व्यक्ति हो गए, अध्यक्ष महोदय। मैंने उनसे कहा कि आज की रात प्रदीप जी ये होमवर्क है कि सोचना मैं कहां से आया था, कहां जाऊंगा मैं, और मैं हूं कौन। और इसका उत्तर अगर नहीं मिले तो खोजना, और खोजने के लिए मैं आपको रास्ते बताऊंगा, लेकिन ये खोजने की पहले तैयारी तो करो कि मुझे खोजना है। ये ऐसी लबाड़े पे चली जा रही है जिंदगी, चले जा रहे हैं। हम पैदा हो गए, सब कर लिया, पढ़ लिए, लिख लिए, ले गए, निपट गए। एक दिन 4 आदमी आएंगे, लाल कोठी शमशान घाट पे ले जाएंगे, क्योंकि यहां जितने लोग बैठे हैं उनको तो वहीं जाना है, नहीं कहीं और जाना है। अपना तो वही है स्थान। मैं तो वहां से निकलता हूं राजकुमार जी, तो कई बार विजुलाइज करता हुआ जाता हूं मैं, और नजर हम कितनों को छोड़ा है वहां पर, और इनमें से कुछ लोग जाके हमें छोड़ाएंगे एक दिन। और जिनकी मनुष्य जन्म जो सबसे दुर्लभ है वो हमें मिल गया, वो छूटता जा रहा है। छडाला में कहा है कि हमें वो चिंतामणि रत्न जैसा मनुष्य जन्म है, और कौवे के भगाने में हमने उसे फेंक दिया। 10 दिन पूरे हो गए हैं, अब कोई भी सुनने के मनस्थिति में नहीं है, लेकिन परिणाम इतने कोमल होने चाहिए कि आज का पर्व क्षमावाणी का पर्व होता है। और इसलिए आज 1 दिन बाद आता है, 10 दिन के बाद इसलिए आता है कि भाई हमारे परिणाम इतने कोमल हो गए हैं, कसाएं इतनी मंद हो गई हैं, निर्मल हो गए हैं कि अब मेरा किसी से इस दुनिया में कोई वैर नहीं है। मैं सबसे माफी मांगता हूं, और अगर किसी की वजह से मुझे अगर दुख हुआ हो, मेरी कसाएं पल्लवित हुई हो, तो मैं उन सबको माफ भी कर देता हूं। परिस्थितियां ऐसी होती हैं जब क्रोध आता है। सुधीर जी देखो, आप ठीक रहोगे तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है, अगर आप थोड़ा उल्टा सीधा बोलोगे तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। ये जो मुझे गुस्सा आया, क्यों आया? मुझे बुरा लगा, इसलिए गुस्सा आया ना भाई साहब। तो परिस्थिति बुरी होती है या बुरी लगती है,
जेके जैन साहब बोलो, जेके पाटनी जैन साहब तो पीछे हैं, बोलो परिस्थिति बुरी होती है कि लगती है? अरे नहीं, थोड़ा जोर से बोलो, ऐसे में आवाज नहीं आती, मैं थोड़ा ऊंचा सुनता हूं। अरे भैया मतलब देखो, मैं ऐसे एक आध घंटे बोलूंगा तो आपको इतना सेट कर दूंगा कि आप बोलना शुरू कर दोगे। अभी तो आप क्या खिंचे खिंचाए तने तनाए बैठे हो, आप थोड़ा संकोच हो रहा है, शर्म आ रही है बात करने में, बोलने में, क्योंकि आप ये सुनने के लिए नहीं आए थे। परिस्थितियां बुरी होती हैं कि लगती हैं? बेटा तू ही हमारी इज्जत रख लो, तुम लोग, ये लोग तो नहीं रखेंगे। बुरी होती हैं कि लगती हैं? चलो, मेरे पास कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारी इज्जत रख लें। तो लगती हैं तो ये तो नक्की हो गया कि होती नहीं है। तो ठीक किससे करना है? लगने को ठीक करना है अशोक जी, कि परिस्थिति को ठीक करना है? परिस्थिति खराब होती हैं या लगती हैं? हमने नक्की किया लगती हैं, होती नहीं है। तो ठीक कैसे कहें, परिस्थिति को कि लगने को? और हम ठीक कैसे कर रहे हैं? किसी ने गाली दे दी तो मुझे गुस्सा आ गया, तो नक्की करो गाली पे गुस्सा आता है क्या? कि हाँ गाली कोई देगा तो गुस्सा आ जाएगा, और मुझे क्रोध आएगा, तो गाली पे गुस्सा आता है क्या? तो अगर गाली पे गुस्सा आता है तो जो आपका पक्का दोस्त है, लंगोटे यार है, वो हर लाइन में 3 गालियां देता है। आपको गुस्सा आया? नहीं, वो तो दोस्त है। तो फिर दोस्त है तो गुस्सा नहीं आएगा, और सड़क पर चलता हुआ गाली दे देगा तो गुस्सा आएगा। तो गाली में गुस्सा कहां है? तेरे लगने में गुस्सा हुआ ना। ससुराल जाओगे तो सालियां और सास बहुत गालियां देते हैं, तकलीफ होती है? और नहीं दे तो तकलीफ होती है। तो गाली से तकलीफ है कि लगने से तकलीफ है? और हम परेशान किस बात से? उसने मुझे गाली दे दी इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। परिस्थितियों को ठीक नहीं करना है। परिस्थितियां तो परिस्थितियां हैं, वे हमारी स्थिति को उजागर करती हैं। समझ में नहीं आई बात? आई? तो थोड़ी ताली बजाओ जिससे मुझे पता चले कि आपकी समझ में आया है। क्या हो गया? गंभीर विषय। हाँ नहीं देखो, मैं तो गंभीर विषय कह रहा हूं, पर मुझे पता चला हीरा बाबू समझ में आई कि नहीं आई। मैंने क्या कहा? परिस्थिति तो परिस्थिति है, वो सिर्फ हमारे अंदर की स्थिति को उजागर करती है। गाली में तकलीफ नहीं है। तो तुका जी वो तो मुझे लगी कैसे? तो ये तेरी प्रॉब्लम है कि सामने वाले की प्रॉब्लम है? ये तकलीफ किसकी है, मेरी है कि दूसरे की है? और सुकौशल मुनि को शारनी ने खा लिया, उन्हें क्रोध आया। पार्षद भगवान पर कमंड ने उपसर्ग कर दिया तो उन्हें क्रोध आया। तो जब पत्थर पड़ने से ही क्रोध आना था तो उन्हें भी आना चाहिए था। क्यों बाबू चाचा? और अगर गजकुमार मुनिराज के ऊपर सिगड़ी रख दी तो उन्हें विकल्प आया? नहीं आया। तो किसी को अग्नि के गोले फेंकने से ही हो तो उन्हें भी आना चाहिए था। उन्हें नहीं आया तो मुझे क्यों आता है? प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम मेरे अंदर है कि बाहर है? तो हम ढूंढ कर रहे हैं और ठीक कहां कर रहे हैं? ये तो ऐसा हो गया कि एक आदमी साइकिल में हवा भर रहा था, तो पीछे वाले आगे वाले टायर में हवा भर रहा था और पीछे वाले टायर को चेक कर रहा था। आगे वाले टायर में हवा भर रहा है और पीछे वाले टायर को चेक कर रहा है, तो क्या होगा? नहीं, आगे वाला भ्रष्ट हो जाएगा, पीछे वाले भरी नहीं जाएगी। अभी क्या तकलीफ हो रही है कि ठीक करना है अपने को, और ठीक कैसे कर रहे हैं? परिस्थिति को। तो कभी हो पाएगी? कैसे होगी? कब होगी? आलोक जी बताओ, होगी कैसे? तू पीछे वाले में हवा भर रहा है और आगे वाले को चेक कर रहा है, तो होगा क्या? नक्की तो करना पड़ेगा। हम परिस्थितियों को हटाना चाहते हैं, हटा दो इन सबको, मुझे बहुत क्रोध आता है।
एक बाबा जी थे, हिमालय पे चले गए, उन्हें बहुत गुस्सा आता था। 5 साल वहां रहे, बहुत शांत रहे, बहुत बिल्कुल कूल रहे, कोई तकलीफ नहीं। तो उनके शिष्यों ने कहा अब तो बाबा जी बिल्कुल बढ़िया हो गए, इनको बहुत अच्छा हो गया है, अब इनको शहर में ले चलो। जैसे शहर में घुसे, एक आदमी से टल्ला लगा, अभी आग बबूला हो गए। तो हुआ क्या था? ये 5 साल में तेरे परिणामों में कोमलता आई थी, या कोई भी परिस्थिति दिखी नहीं से तुझे तकलीफ आई? तो ठीक किसे करें? लगने को ठीक करना है ना, हम लोगों को ठीक करने में लगे हैं। अरे टोडरमल जी से पूछा, मोक्षा प्रकाशक में, जयपुर के रहे टोडरमल जी ना, कि ये कसाएं हैं ना, ये क्यों उत्पन्न होती हैं बताओ? क्रोध, मान, माया, लोभ, ये कसाएं हैं ना। आज हम क्षमा मानी करेंगे। मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि इस आधा घंटे में मैं जो भी बात करूं, अब उसके बाद जो अब हाथ जोड़ोगे तो थोड़े से परिणाम और भाव बदल जाएं। ये वैसे ही नहीं हो जैसे पिछले साल किया था। टोडरमल जी से पूछा शांतिलाल जी साहब कि ये कसाएं क्यों उत्पन्न होती हैं और क्यों मिटें? वो क्या सटीक जवाब उन्होंने दिया है कि ये जो पर पदार्थ है ना, ये जो दुनिया है, परिस्थितियां हैं, लोग हैं, ये मुझे इष्ट और अनिष्ट लगते हैं। भाषित होते हो शब्द ये लिखा है, लेकिन सरल करो तो लगते हैं, मतलब ये अच्छे या बुरे लगते हैं। बेनड़ा जी उन्होंने लिखा कि ये परिस्थितियां, लोग, पर पदार्थ मुझे अच्छे या बुरे लगते हैं, इसलिए ये कसाएं उत्पन्न होती हैं। तो क्यों लगते हैं ये अच्छे बुरे, क्यों लगते हैं? तुमने कहा कि तुझे तत्व ज्ञान नहीं है ना, तुझे वस्तु का स्वरूप पता नहीं है ना, तुझे असली बात पता नहीं है ना कि वे हैं कि लगते हैं, ये ज्ञान नहीं है ना, इसलिए अच्छे बुरे लगते हैं। वे अच्छे बुरे होते नहीं हैं। तो क्या करें? कि सिंपल सी बात है, तत्व ज्ञान कर ले तो क्या होगा कि वे अच्छे बुरे नहीं लगेंगे, और अच्छे बुरे नहीं लगेंगे तो तुझे कसाएं भी उत्पन्न नहीं होंगी। तो क्या हो जाएगा? ओहो, तो मूल क्या बात रही? आवाज नहीं आ रही है। तत्व ज्ञान, कि वो तत्व का ज्ञान होगा। और तत्व ज्ञान क्या है? तत्व ज्ञान सिर्फ इतना सा है कि जो वस्तु जैसी है उसे वैसा जान ले, हो गया काम। जो वस्तु जैसी है उसे वैसा जान लिया तो तत्व ज्ञान हो गया। जो जैसा है उसे वैसा स्वीकार कर लिया तो तत्व ज्ञान हो गया। तो क्या है? अगर स्वीकार कर लोगे तो पता लग जाएगा कि जल कैसा है, कि शीतल है, अग्नि कैसी है, क्या उष्ण है। ये अगर जान लिया तो काम हो गया। और ऐसे ही वस्तु का स्वरूप ये है कि जो जीव है वो जीव रहता है, जो अजीब है वो अजीब होता है, जीव अजीब नहीं होता, अजीब जीव नहीं होता, और जीव अजीब में कुछ नहीं कर सकता और अजीब जीव में कुछ नहीं कर सकता। ये बात मैंने 10 दिन अभी दादर में प्रवचन में की। 10 दिन लगातार यही बात, वे सब यूट्यूब पे प्रवचन पड़े हैं। कुछ हो नहीं सकता। और अगर मैं अजीब में कुछ कर सकूं तो मैं अजीब हो जाऊंगा ना। मैं परपदार्थ में कुछ कर सकूं तो मैं पत्थर हो गया ना। मैं उसके हुए बिना मैं उसमें कैसे कुछ कर सकता हूं? मुझे कुछ परिवर्तन करना है तो मुझे उस रूप होना पड़ेगा ना। वो मैं हो नहीं सकता, वो संभव नहीं है। इसलिए कहते हैं कि भाई तत्व का अभ्यास करना, और तत्व का अभ्यास करोगे तो तुम्हें वस्तु का स्वरूप पता चलेगा। और वस्तु का स्वरूप पता चलेगा तो जो कसाएं हैं ये कसाएं मंद पड़ जाएंगी। और जब कसाएं मंद पड़ गई तो फिर परिणाम कैसे होंगे? कि भाई इस विश्व में मेरा किसी से कोई बैर नहीं है, कोई विरोध नहीं है। आपकी जो कोमलता है, परिणामों की जो विचित्रता है, वो इतनी हो जाएगी कि खामे मी सब जीवा नाम सभ्य जीवा खमन तुम्हें। मुझे आपसे माफी नहीं मांगनी, मुझे आपसे माफी नहीं मांगनी। मैं सब पूरे विश्व से, मैं उस पेड़ से भी माफी मांगना चाहता हूं जिसको चलते चलते मैंने उसकी पत्ती तोड़ दी। तुमने एक पेड़ की पत्ती तोड़ दी, सुरेंद्र जी बताओ, तो वो जीव है कि नहीं है? वो एकेंद्रीय जीव है कि नहीं है? उसे कुछ पीड़ा हुई कि नहीं हुई?
उसे दर्द हुआ कि नहीं हुआ, और हमने क्या किया, चलते चलते ऐसे लेके लगा दिया, ये चलते चलते पत्ती तोड़ दी और मसलते मसलते रवाना हो गए, फेंक दी। ये क्या है मेरा ये व्यवहार? मैं उन जीवों से माफी मांगू कि नहीं? क्यों? क्योंकि आज मैं 10 दिनों में धर्म की आराधना करते करते मेरे परिणाम इतने कोमल हो गए, मेरी कसाएं इतनी मंद हो गई कि बीच में मेरा कोई बैरी नहीं है, मुझे कोई शर्त नहीं है मेरी किसी से। मैं जा रहा हूं प्रमाद के बाद, जा रहा हूं, नीचे कोई चींटी मर गई तो अनजाने में हुआ ना, जानने वाली तो बात है ही नहीं यहां पर भाई साहब, ये तो अनजाने की बात हो रही है। तो परिणाम इतने कोमल हो गए, मैं उससे भी माफी मांग लेता हूं। इसे कहते हैं खामे में सब जीवानाम, सब जीव, उसमें खामे में सब मनुष्य नहीं लिखा, सब जैनी नहीं लिखा, उसमें सब बापू नगर वाले नहीं लिखे, सब रिश्तेदार नहीं लिखे उसमें, सब अपने नहीं लिखे उसमें, कौन? सब। और सभ्य जीवा खमंतु में, वे सब जीव मुझे माफ करें जिसकी मेरी वजह से अगर उनको दिल दुखा हो, उनके परिणाम कठोर हुए हो, उनको कोई अगर क्रोध आया हो, मुझे पता हो ना पता हो, मैं उनसे भी माफी मांगता हूं। ये परिणाम कब होंगे? जब मैं राजकुमार जी आपसे कहूंगा आप गंगवार साहब से माफी मांगो, तब होगा। मैं कहूं करो आप एक काम, तब मांगोगे इनसे कि साहब क्यों मांगू, हमने कोई गलती नहीं कही तो माफी क्यों मांगू? ये शब्द क्यों निकलता है निर्मल जी, बताओ? कि जब परिणाम कोमल नहीं होते, कंडीशन अप्लाई होती हैं। उमराव जी, हम कहीं झगड़ा हो गया, तो समाज झगड़े निपटाते हो गया बापू नगर के, ज्यादातर नहीं निपटाते, अध्यक्ष हो गए तो निपटाने पड़ेंगे, हैं? झगड़े नहीं होते? अरे वाह, आप इज्जत रख रहे हो कार्यकारिणी सदस्य। इसलिए मैं अगर राजकुमार जी से कहूं कि गंगवार साहब से माफी मांगो, तो उनका पहला शब्द क्या होगा? किस बात की? अरे किस बात की? तुम्हारी मंद कसाई नहीं हुई क्या? कसाई अगर मंद हो गई तो माफी नहीं मांग सकते? नहीं, मैंने गलती क्या की है बताओ पहले। मैं ही दुश्मन हो गया इनका। मैंने क्या कैसे दी कि माफी मांग लो? गलती क्या की मैंने? अरे जरूरी थोड़ी है माफी मांगने के लिए गलती करो। सुभाष जी समझ में आ रही मेरी बात? क्यों? क्योंकि माफी मांगना और माफ करना ये बाहरी क्रिया नहीं है, ये आंतरिक क्रिया है। तुमने माफी मांगी या माफ कर दिया तो समझ लेना कि तुमने माफी मांगी तो तुम्हारा चारित्रिक शक्ति तुम्हारी बहुत पावरफुल और स्ट्रांग है, तुम्हारा कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग है, तुम्हारे परिणामों की कोमलता बहुत उत्कृष्ट है, कसाओं की मंदता बहुत बड़ी है। और अगर किसी को माफ कर दिया, वो तो वीरों का काम है। किसी को मारना, क्षमा वीर से भूषण का मतलब क्या है? माफ करना क्या है? लेकिन एक बेसिक तकलीफ पता है क्या है? कि माफी मांगने में और माफ करने में हमारी क्रोध से ज्यादा ईगो तकलीफ देती है। जैन साहब, ईगो परेशान करती है। नहीं समझ में आई? हैं अजीत जी बताओ, ईगो परेशान कर रही है कि नहीं? ये जो आप सड़क पर जा रहे हो और पीछे से किसी ने आपकी गाड़ी ठोक दी, तो गाड़ी ठुकी, तो गाड़ी ठुकने का दर्द है कि इस बात का गुस्सा आता है इस कमबख्त ने ठोकी कैसे, और जब आप बाहर निकले तो गाड़ी ठोक भी दी और माफी भी नहीं मांग रहा है। तो ये प्रॉब्लम क्रोध की है कि अहम की है? मैं जब माफ कर सकता हूं तुझे, तू माफी मांग ले बस। तो तुझे क्या हुआ? ये क्या हुआ? क्या ये ईगो है ना, ये अहम परेशान कर रहा है ना। और वो आती कहते भाई साहब मेरे से गलती हो गई, माफ कर दो। चल जा, कोई बात नहीं, ठुक गई गाड़ी तो ठुक गई, मैं उसे इंश्योरेंस से ठीक कर लूंगा। तो तेरा क्रोध परेशान कर रहा था या तेरी ईगो ज्यादा आड़े आ रही थी? ये जितनी पति पत्नियों की लड़ाइयां होती है ना, ये क्रोध से शुरू होती हैं।
और ईगो के कारण बढ़ती हैं और खत्म नहीं होती। प्रदीप जी, आपकी संगीता जी से लड़ाई होती है ना? नहीं होती? अच्छा, सबके सामने अनाउंस नहीं करोगे? अच्छा, आप करते ही नहीं हो, चलो बहुत महान है। अच्छा, मेरी होती मेरी पत्नी से, अब ठीक है। हाँ, मुझे अपने ऊपर ही अप्लाई करनी पड़ती भाई साहब, ये क्या करूं, कोई मानेगा थोड़ी, मेरी मानता हूं मैं। तो शुरू किस बात पे हुई? मैंने कहा संध्या चाय चाहिए, तो ठीक है। अब आधा घंटे चाय नहीं आएगी तो क्या होगा? किसे खाना चाय के लिए, फिर क्या हुआ? तो दे तो रही हूं, आधा घंटा लगता है, तुम्हारे बाप की नौकर हूं है? तो नहीं तो करें क्या फिर? जा अपने बाप के पास, मैं भी बाप के पास जाऊं। नौबत कहां पहुंच गई? चाय की तकलीफ थी क्या? अरे 5 स्टार होटल में जाते हो, चाय मांगते हो, 1 घंटे बाद आती है, तो उस बेटे से नहीं कहते बनती कि तेरे बाप के नौकर है, तू देर से आया है? मुझे पता है तुम लोग ना आधा घंटे में गर्म भी नहीं होगे। ये मुझे आधा पौन घंटा तो तुम्हें गर्म करने में लगता है भाई साहब। तब हिलते हैं डुलते हैं, तब ताली बजाते हैं, और जब तक तुम गर्म हो गए आप लोग, तब तक तो टाइम खत्म हो जाएगा मेरा। हाँ, मैं समझ गया, मैं खत्म कर दूंगा 5 मिनट, चिंता मत करो। तो तकलीफ किस बात की है? चाय की नहीं है, वो ईगो की है, वो अहम की है। और अब मैं थोड़ा सा डायरेक्शन को दूसरी तरफ ले जा रहा हूं, क्योंकि 5-7 मिनट मेरे पास बचे हैं। और हमने भी माफी का क्या कर दिया? खेल। कसायों की मंदता की चर्चा तो हो गई खत्म ज्ञानचंद जी, और बन गया है खेल। क्या खेल बन गया? किससे माफी मांग रहे हैं? वो तो उमराव जी ने कह दी। किससे मांग रहे हो? किससे मांग रहे हैं? मैंने कल सर्वज्ञ से कहा कि भाई सुबह प्रोग्राम है, 8 बजे चलना है। बोले हाँ पापा चलना तो है, लेकिन ये जिनसे माफी मांगनी है उनसे साल में 1 ही बार तो मिलते इसी प्रोग्राम में। कब मिलेंगे बताओ? इसी प्रोग्राम में मिलना है, साल भर में मिलना है, फिर दोबारा साल भर नहीं मिलना है। और फिर अभी होगा, अभी होएगा, सब देख लेना 15 मिनट बाद सब उत्तम क्षमा, शॉर्टकट निकाल लिया, उत्तम क्षमा हो गया काम। क्या मतलब है? ये बोलते नहीं बन रही कि साहब मुझसे कुछ गलती हुई हो तो मैं क्षमा चाहता हूं, और आपके कारण मुझे कोई ठेस लगी हो तो मैं माफ करता हूं। इतना बोलते नहीं बन रही। ये सोशल मीडिया की भाषा हो गई ना शॉर्टकट की। हु आर यू की जगह WRU कर दिया शुरू, तुम्हें पड़ गया हु आर यू है? और फिर पता है क्या होगा? अभी सुनो, फिर वो जो दूसरा वाला है वो कहेगा नहीं 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 हमसे कुछ, अरे साहब छोटों से ही गलतियां होती हैं, बड़ों से थोड़ी होती हैं। अब ये डायलॉग शुरू होगा। क्यों? बड़ों की कसाएं नहीं है, छोटों की कसाएं हैं। फिर अभी मजाक उड़ाएंगे। अब साहब सुनो, पुराना हिसाब ठीक, अब अगला अकाउंट चालू। व्हाट आर यू डूइंग? क्या कर रहे हो ये सब? तुमने कसाएं मांग, तुमने परिणाम कोमल किए, खामे में सब जीवा नाम किया, या खेल कर दिया और एक ब्रॉडकास्ट बना रखा है और व्हाट्सएप पे लिख दोगे। पता ही नहीं किससे मांगी, पता नहीं किसने की। अभी तो और पता है क्या होगा कि आपने किसी को व्हाट्सएप पे डाली और उसने आपसे फिर मांग ली, आप फिर एक बार डाल दोगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं आपने किसको भेजी। और ये नई चीज और सुन लो, लेटेस्ट, एक आदमी माफी मांगता है पूरे खानदान की तरफ से। मैंने कही थी धीरे धीरे गर्म होंगे। अब मैं समझा, मुझे, मैं आप लोगों से नहीं कह सकता, बुरा मान जाओगे आप। अब मैं एक मैसेज बनाऊं और उस मैसेज पे लिख दूं शुद्धार्थ प्रकाश भारत संध्या सर्वा के चेहरी सिद्धि। अब वो संध्या को पता ही नहीं है कि मैंने किससे माफी मांग ली, और उसको पता नहीं है कि इनने क्यों मांग ली, और सबकी तरफ से मैं मांग रहा हूं। ये व्यक्तिगत क्रिया है, सामूहिक क्रिया है। हमने इस माफी मांगने को माफ करना, मुझे, मैं किसी को व्यक्तिगत नहीं कह रहा हूं, क्योंकि उसे तकलीफ होगी जिसको अभी घाव होगा, तो वो चिन्ह बनाएगी उसको।
तो मैंने किसी को देखा नहीं है, किसी का व्हाट्सएप देखा नहीं है, किसी का कुछ किया नहीं, मैं रात को ही आया हूं। तो समझना मत कि मैं आपके लिए कह रहा हूं। वो माफी मांगना मेरे अहम की पुष्टि का साधन नहीं बन गया। मैंने बढ़िया बढ़िया फोटो खिंचवा ली और फोटो के नीचे मैसेज लिख दिया और खानदान की फोटो वायरल कर दी कि हम सब माफी मांग रहे हैं खानदान सहित आपसे। किससे मांगी? किस बात के लिए मांगी? वो जिससे मांगी वो तुम्हारे खानदान के बच्चों को जानता भी नहीं है। हम खेल नहीं कर रहे हैं ये बात। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि इन परंपराओं को, इन बातों को अगर रोका नहीं गया तो किस रूप में जाएंगी पता नहीं चलेगा। अभी पैसे वाले लोग अखबार में विज्ञापन छाप देंगे। तो मैं तो व्हाट्सएप पे उनको भेजा जिनके नंबर सेव हैं। कल अखबार में डाल देना 5 लाख लोगों को मैं सबसे माफी मांगता हूं, सब में से माफी मांग लो। मेरा कहना यह है कि आज सबसे पहले घर जाके अपनी मां के पैर छू के उनसे कहना कि मेरे से जो गलतियां हुई हैं मैं आपको से माफी मांगता हूं और आपकी वजह से जो मुझे तकलीफ हुई है मैं आपको माफ करता हूं। करना मां से, नहीं तो पता क्या करोगे? जाके कर दोगे ढोक। अब एक कमबख्त ढोक भी ना समय के हिसाब से ऊंची होती जा रही है, पता है? सौखनी साहब इधर आओ, आओ पधारो इधर। हाँ पहले रुको अब यहीं रुको। पहले जो ढोक कैसे होती थी? कौन बुजुर्ग आदमी? शांतिलाल जी बुजुर्ग है ना? पहले ढोक कैसे होती थी बताओ? हाँ बताओ ना, मैं इसलिए तो पूछ रहा हूं। हाँ बताओ तो कैसे होती कैसे थी? हाँ, ऐसे होती थी ना ढोक? हाँ अच्छा सुनो, रुको। ढोक होती थी ऐसे, समय बढ़ता गया, धीरे धीरे ढोक ऐसी हो गई, इतनी हो गई, इतनी हो गई, इतनी हो गई। अब पता है कहां हो गई ढोक? कमर पे हो गई। और सुनो, और अभी कमर पे हो गई इतनी ढोक, फिर थोड़े दिन बाद और 2-4 साल रुक जाओ, हम सब जिंदा रहेंगे, मरेंगे नहीं, तो हो जाएगी ढोक। हाँ अशोक ने तो और बढ़िया कह दिया, वो हो जाएगी ढोक। फिर थोड़े दिन बाद वो कह देगा मेरे घर से ही ढोक। क्या हो गई है? कहां से हो गई वो ढोक शुरू? अभी जाएंगे मां के पास, पिता के पास, ढोक। क्या बात की? पड़वा ढोक। क्या की पड़वा ढोक? कुछ विचार आया? पूरा शब्द नहीं बोल सकते हम? अपने पिता के पास जाके नहीं मांग सकते? भाई के पास, जिसके पास आप पिछले 5 साल से आपकी बातचीत नहीं है, झगड़ा हो गया है आपका। सर्वेंट से मांगो जाके, अपने घर के नौकर से, क्योंकि रोज आप उस पर गुस्सा करते हो, वो आप पे परेशान होता है, और मांग लो उससे। वो भी तो जीव है। हम तो कामे में सब जीवन नाम की बात कर रहे हैं। हम सर्वेंट से नहीं कर सकते? हम जैसे 24 घंटे काम करते हैं, हम उसके साथ नहीं कर सकते कि भैया मेरे मन में कुछ विकार नहीं है, मेरे सब विकारों की आज मैंने निपटा दिए हैं, खत्म कर दिए हैं। और ऐसा नहीं कि 1 साल के पुराने और 1 साल तक के लिए नहीं, ये तो अनादि काल से जितने थे, अनंत काल तक नहीं, उन सबको विचारों को मैंने त्याग दिया है और मेरे परिणाम इतने कोमल हो गए हैं। मैं तुमसे क्षमा चाहता हूं और तुम्हें क्षमा करता हूं। जो दूर हो उन्हें फोन करो, फोन करके बोलो अपने परिणाम उतने कोमल कर लो। और जब परिणाम कोमल होंगे तो फिर आपका जीवन में उतनी शांति होगी, आनंद होगा, उतना जीवन निर्मल हो जाएगा और आप आनंद की अनुभूति करोगे। मैंने कुछ लाइन लिखी थी 4, वो मैं पढ़ के इसे क्लोज करता हूं कि ये तो बहुत बढ़िया बात यह है कि जो लोग संसार में रहने वाले हैं, सुनना साहब, जो लोग संसार में रहने वाले हैं वे ना क्षमा करते हैं और ना भूलते हैं। जिन्हें संसार में ही रहना है ना निर्मल जी, अनंत काल तक, वे ना तो क्षमा करेंगे और ना भूलेंगे। पर जिन्हें बात निपटानी है वे क्षमा करते हैं पर भूलते नहीं हैं। अरे यार टंटा खत्म करो ना यार, मैंने माफी मांग ली, बस। भूलेगा नहीं। पर अब कौन झंझट पड़े यार, निपटाओ ना यार, हटाओ निपटाओ चलो। पर जो मंद कसाई हैं, जिनका संसार छोटा रह गया है,
वे क्षमा भी मांगते हैं, क्षमा करते भी हैं और भूल भी जाते हैं। और आपका जीवन बहुत महान हो सकता है, आनंदमय हो सकता है, अगर आप उन सब की माफी स्वीकार कर लें। जैन साहब सुनो मेरी बात, 2 मिनट की बात है। सबका जीवन बहुत आनंदमय हो सकता है अगर हम उसकी माफी स्वीकार कर लें। ये बहुत बढ़िया पंक्ति बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर हम उसकी माफी स्वीकार कर लें जो आपसे मांगी ही नहीं गई, अगर हम उसकी माफी स्वीकार कर लें जो आपसे मांगी ही नहीं गई, और उसे माफ कर दें जिसने माफी मांगी ही नहीं, वो जीवन है। और जिससे नफरत करता हूं उसके हाथों बिक गया मैं। हमारे 24 घंटे दिमाग में शशि जी कौन चलता है? जिससे नफरत करते हैं, जिससे मोहब्बत करते हैं वो दिमाग में नहीं आता। रात की नींद कभी हराम इसलिए नहीं हुई जिससे आप प्यार करते हो, उसके कारण हराम हुई जिससे आप नफरत करते हो। तो जिससे नफरत करता हूं उसके हाथों बिक गया मैं। बस मैंने किया इतना सा और खरीद ली अपनी जिंदगी। इनसे माफी मांग ली और उनको माफ कर दिया, इनसे माफी मांग ली और उनको माफ कर दिया। ना कोई किसी से बैर, ना शिकायत, ना उम्मीद, ना अपेक्षा। जिंदगी को ही नहीं, पूरी दुनिया को अपना बना लिया मैंने। किया बस इतना सा कि इनसे माफी मांग ली और उनको माफ कर दिया। बहुत